ये है दिल्ली दर्पण। इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिल सकता है। मैं ये कहती हूँ मुझे मेरे पति का प्यार मिल सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि इनका भविष्य के बारे में कोई सोच सकता है। इनका भविष्य कौन बनाएगा? वो शराब नहीं पीते थे, इसलिए उनको शराब पिलाई गई। पिलाने के बाद में आपने जबरदस्ती उनको सिविल में उतार दिया और उसके बाद में आप वहाँ से गायब हो गए। लेकिन आज मुझे इंसाफ चाहिए। ये रेखा गुप्ता तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो एक महिला की आवाज़ एक महिला ही सोच पाती है। मुझे इंसाफ चाहिए मैम। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार थाना क्षेत्र में सीवर में उतरने के बाद 4 लोग फंसे। उन 4 में से एक की मौत हो गई और पूरा परिवार इस समय दर दर की ठोकरें खा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ। इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि किसके खिलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, और इन्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा कि आखिर पूछे तो पूछे किससे। इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि रात के अंधेरे में इल्लीगल तरीके से सीवर में एक ठेकेदार द्वारा 4 मज़दूरों को उतारा जाता है और एक के बाद एक करके वो सब जब फंस जाते हैं तो फिर एक राहगीर की मदद से उन सबको निकाला जाता है और उसमें एक की मौत हो जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ उसी मृतक परिवार के जो इनकी वाइफ पत्नी है, उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग हैं। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको पता लगा है। अभी तक हमारी जानकारी हम लगातार जो इलाके के डीसीपी हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या किसी के खिलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है। तो डीसीपी साहब भी फ़ोन पर बात करने से लगातार बच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। फ़िलहाल तुम अपना नाम बताओ और कहाँ रहते हो, वो दिल्ली कब आए थे, थोड़ा इस बारे में बताओ। सर, मैं मिसेज़ निशा अरविंद यादव की वाइफ हूँ और मैं गांव जखेरा जिला कासगंज से हूँ और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, आप देख रहे हो, एक 10 साल का है। लेकिन मेरे पास 11 बजे उनकी कॉल आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे बच्चों की फ़ीस जमा करानी है। तो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, तो मैं बच्चों की फ़ीस जमा कराऊँगा। मुझे कंपनी ने कॉल किया था, 4000 रुपये मुझे मिलेंगे उसमें। तो मैं एक आधे घंटे का काम है, उसमें मुझे काम के पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने मना किया था, मैं वो काम ऐसा क्या है जो कि आधे घंटे के 4000 रुपये मिलेंगे आपको, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि सिविल लाइन का काम है, पाइप काटने का, वो 2 साल से वो रुका हुआ है काम। वो काम मैंने वो जाम लगा हुआ है, वो काम तुम कैसे करोगे? कि नहीं, वो मुझमें सब चीज़ की मेरी व्यवस्था होगी और मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे वो लोग। उन्होंने ये बोला था मुझसे। उसके बाद कहा कि फ़ोन काट दो आप, तो हम आपसे 12 बजे बात करेंगे। तो उसके बाद फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो हमें सुबह को 3 बजे हमें पता पड़ा कि हमारे गांव के प्रधान जी है, हमारे चाचा जी, उन्होंने हमारे लिए बताया कि उनका एक्सीडेंट मतलब सिविल लाइन से एक गैस द्वारा, जहरीली गैस द्वारा उनको मतलब बेहोश पड़े हुए हैं। तो वो बहुत जख्मी हालत में हैं। तो उनके लिए फ़ोन आया। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ी तो हम गाँव से आए, हमारे गाँव से, घर से, हमारे परिवार से भी सब लोग आए थे। लेकिन यहाँ पर आके हमने देखी तो वो उनकी डेड बॉडी मिली थी हमें यहाँ पर। अच्छा, अब आपको क्या पता लगा कि किसके खिलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की, आपको क्या पता नहीं, लगा? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मुझे कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिल सकता है। मैं ये कहती हूँ मुझे मेरे पति का प्यार मिल सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि इनका भविष्य के बारे में कोई सोच सकता है। इनका भविष्य कौन बनाएगा? मुझे इनके खिलाफ क्या कहते हैं, ऐसे इंसानों के, गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं वो लोग कि किसी की लापरवाही की वजह से लापरवाही की कि इतनी लापरवाही की उन्होंने। ना ही सिविल लाइन में उतरने के उतार तो दिया, लेकिन उनको ना ही कोई सेफ्टी बेल्ट थी, ना कोई ऑक्सीजन वगैरह था, ना मास्क, ना ही सिलेंडर था उनके पास में। और उनको दूसरे के काम पे गए थे वो, तो वहाँ से तुम रात को नाइट में जगा करके उनको लालच दे करके लेके गए वहाँ से। उनको शराब पिलाई गई, वो शराब नहीं पीते थे इसलिए उनको शराब पिलाई गई।
पिलाने के बाद में आपने जबरदस्ती उनको सिविल में उतार दिया और उसके बाद में आप वहाँ से गायब हो गए। किसने उतारा, कुछ जानकारी पता लगा आपको? किसने जी, मनोज उतारा? सक्सेना। अच्छा, हाँ जी। तो पहले भी उसके साथ काम करते रहते थे क्या? नहीं, पहली बार उन्होंने फर्स्ट बार वो गए थे, मुझसे बात भी हुई थी उनसे, फर्स्ट ही बार गए थे उनके पास वो। अच्छा, और गांव के कितने, उनके साथ के कितने लोग थे, क्या आसपास के रहने 3 वाले? लोग थे वो, एक बिलराम के थे, सोनू नाम, और एक हमारे गांव का था नारायण का। हाँ जी। तो उनकी क्या हालत है अभी, कुछ जी, जानकारी? एक लड़के की तो गंभीर है, लेकिन एक अभी तो सही है वो। चलिए, हमारे साथ में और भी गांव के लोग हैं, आप बताइए कि हम सर ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इन बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का भी, मेरे जैसे मेरे पति की हालत हुई है, मेरे बच्चों की भी वही हालत हो। बस कल को ये मजदूरी करे तो कल को इनका भी भविष्य खराब हो। मुझे ये चाहिए मैं इनका भविष्य बना सकूं। अब इनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? क्या मैं इनको पढ़ा लिखा पाऊंगी? क्या मैं इनको पढ़ा लिखा पाऊंगी? इनका मैं भविष्य बना पाऊंगी? जो बाप सोचता है वो उसके बारे में कोई और सोच पाएगा? कभी कोई नहीं सोच पाएगा। जो मेरा पति कर सकता था, बाप कर सकता है एक बेटों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है मुझे कमाने वाला, इनका पालन पोषण करने वाला। आपसे किसी ने, पुलिस ने पूछताछ करी कि वो कब आए थे? नहीं, मुझसे अभी तक तो कोई मिला आपसे? नहीं, मुझे नहीं मिला कोई। किसी ने पूछताछ नहीं की। जिस दिन वो मालिक था हम रोते गड़गड़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए ये नहीं कहा कि मनोज सक्सेना यहाँ पर है। हम यहाँ से डेड बॉडी लेकर के चले गए रोते चिल्लाते। हमें उस टाइम तक कुछ नहीं दिख रहा था। हम अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन आज मुझे इंसाफ चाहिए। ये रेखा गुप्ता तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो एक महिला की आवाज़ एक महिला ही सोच पाती है। मुझे इंसाफ चाहिए मैम, आप एक महिला की आप ही वो कर सकती हो। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ जब मेरी सरकारी जल बोर्ड में मेरे पति की मृत्यु हुई है तो मुझे नौकरी चाहिए। अब मुझे इसमें मुझे भी कुछ नौकरी चाहिए जो कि मैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकूं, उनको मैं पढ़ा लिखा सकूं, जो कि अपने पैरों पे मैं भी खड़ा हो सकूं। मैं किसके सहारे कितने आपके कुल कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 10 साल का बच्चा है। गाँव में पढ़ते हैं? हाँ जी, गाँव में पढ़ते हैं। इनकी फीस है, अब इनको पेपर नहीं दिए माँ साहब ने कल, तो बच्चों की फीस मांग रहे थे जमा। हम कहाँ से करवाते हैं जमा इन बच्चों के लिए फीस? इनकी 1500 रुपये की फीस है। और चलिए, आप देखिए कि एक हंसता खेलता परिवार था, पल भर में उसकी दुनिया उजड़ गई। और इसका जिम्मेदार कौन है? वो ठेकेदार, जिसने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख करके बिना सुरक्षा उपकरण में आए उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया। 3-4 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, और उसमें एक शख्स की अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन पुलिस ये तक बताने को तैयार नहीं है कि इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए क्या कोई जांच हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, और क्या कोई इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है? इतनी बड़ी चूक होती है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी दूसरा तीसरा दिन ये है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस की जाँच आखिर किस दिशा में जा रही है और किस तरह से कर रही है कि अभी तक पीड़ित परिवार से संपर्क तक नहीं किया गया है। हम कोशिश करेंगे इसके आला अधिकारियों से भी बात करने की, लेकिन इनका सवाल वाजिब है कि आखिर ये परिवार अब करे तो क्या करे। जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देखरेख, इनका पालन पोषण कैसे होगा? एक परिवार का ये जो कमाने वाला अगर मुखिया चला जाए तो आप समझिए कि उस महिला की स्थिति क्या होगी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।